नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने अभी अनाउंस किया था कि 1 जुलाई को वो मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा रैली निकालेंगे। मतलब महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक रैली निकालेंगे। लेकिन जिसके बाद जो है बीएमसी के ही जो उस समय तत्काल जो कोरोना काल में तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर और बाकी जो जितने लोग थे उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ गए। उसमें थाने के तेज तर्रार कमिश्नर संजीव जायसवाल भी थे, जो उसमें एडिशनल कमिश्नर थे मुंबई के। तो मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे वाला हिसाब किताब हो गया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल तथई से। जानेंगे कि ये पूरा माजरा क्या चल रहा है, क्या एक दूसरे को गिराने की कोशिश चल रही है, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है राजनीति और कितनी तेज बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपको क्या लगता है? सर, मुझे पहले इस सवाल का जवाब दो कि आपने जो बोला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये किस आधार पर और किसके लिए बोला? ये आदित्य ठाकरे को आपने बोला जी। मतलब वो चोर है, इसके लिए आपको गारंटी है? ऐसा मतलब आरोप तो यही लग रहा है। आप बोले ना, वो ये बोले तुम्हारे शिवसेना के लोग और ये वो अलग है। 30 साल से जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार सर, 30 साल से लगे। जी। सर, आप जब 30 साल से बोल रहे हैं तो उसमें से 30 साल में से महापालिका बर्खास्त होने को 2 साल हो गए ना जी। तो 28 साल तो बीजेपी उनके साथ थी। बिल्कुल भूल गए? बिल्कुल। शिंदे साहब नहीं थे साथ में? नहीं, वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मुंबई महापालिका के बारे में अभी आप अगर बोलेंगे तो 17 साल में जब ये चुनाव हुए जी और 84 शिवसेना और 82 भाजपा हुई जी, तो उनको मौका था उपमहापौर स्टैंडिंग कमेटी लेने का। बिल्कुल नहीं लिया सरकार के बाहर लिया, क्योंकि सरकार बचाना था उनको फडणवीस की जी। तो उन्होंने ऐसी उदारता दिखाई कि भाई आप ही करो सब कुछ। और हम उन समय, मुझे आशीष शेलार का विधान याद है, वो बोले कि हमने कोई पद इसके लिए नहीं लिया क्योंकि हम पहरेदार करके काम करेंगे जी। अब ये कैसा पहरेदार हो गया कि जो अभी बोल रहा है कि इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार कोरोना काल में खासकर, नहीं आगे पीछे भी हुआ है, वो बोल रहा है। तो ये पहरेदार को पहले पकड़ के जेल में डालो ना। जिसे देखते हुए कुछ बोला नहीं, उस समय कुछ बोले नहीं जब उनके साथ थे। और सर, स्टैंडिंग कमेटी का आपको पूरा हिसाब मालूम है कैसा होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में सबके सहमति से ही ठहराव होता है, पास होते हैं। एक आदमी ने भी विरोध कराया तो वो अगली सभा में जाता है। तो इसका मतलब जितने भी ठहराव हुए उसमें बीजेपी के भी सम्मति थे, बराबर है जी। तो बीजेपी अगर उस समय सम्मति दे रही थी एक एक चीज को, और उनको दिख रहा था कि इसमें फ्रॉड होने वाला है, हो रहा है, होता जा रहा है, तो उस समय ये उल्टा चोर वाली बात क्यों नहीं की? बोलो ना। तो एक तो ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं उल्टा चोर को डाल डाटे। नहीं, फिर बीजेपी पहरेदार करके क्या कर रही थी उस समय? देख रही थी कि हमारा मौका आएगा तब बोलूंगा। सर, मौका? सर, अगर आप सत्यव्रती है, आप निष्ठावान है, आप तात्विक है, तो जब भी भाई ये क्या ऐसा है किसी लड़की के ऊपर बलात्कार हो रहा है तो वो देखते रहो। जब समय आएगा मीडिया वाले हमको पूछेंगे कि क्या आपने वो बलात्कार होते हुए देखा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? तो हम पहरेदार थे, हम देखते रहे, वो बलात्कार करता रहा, हम विटनेस देंगे कोर्ट में आके। अभी हमारी ये देखो, हम कोर्ट में विटनेस देंगे। उस समय रोका नहीं, उस समय नहीं रोका। ये रोक सकते थे कि नहीं? बिल्कुल। तो क्यों नहीं रोका? क्योंकि इनको भी कमीशन मिलता था कि नहीं? ऐसा हुआ होगा क्या? सीधी सी बात है सर। तो उस समय कमीशन लेते समय तुमको कुछ नहीं हुआ, और अभी तुम बोल रहे हो ये चोर है, कोतवाल को डांट रहे हैं, ये कैसा है? इसकी अगर चौकसी करनी है तो एक तो पूरे महापालिका में जितने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर 5 साल में हुए जी, सबकी करो। अलग अलग कमेटियों के ऊपर आप आरोप कर रहे हैं, तो सभी नगर सेवकों की करो, नहीं क्या? बिल्कुल। मांग करने वाले को करनी चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट पास हुए हैं उस दौरान सारे प्रोजेक्ट का रही है, कैग ने तो सबको ये किया है, उसमें पॉइंट आउट तो सर कोरोना का तो किया ही है जी, और बाकी सारे बहुत सारे उन्होंने पॉइंट आउट किए, तो करो। अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे वो अकेले ही राज कर रहे थे?
उनका सोल राज था क्या? आप पार्टनर थे ना जी। तो ये मुझे गलत लगता है कि इस तरह। दूसरी बात ये है, मतलब ऐसा हो गया जब तक बन रही तब तक खाते रहो, बिगड़ गई तो फिर तुम चोर हो, हाँ यही हो गया। मतलब चोरों की टोली में कभी कभी डिस्प्यूट होता है ना, तो एक चोर है ना वो पुलिस में जाके कंप्लेन करता है कि इन्होंने खाया और वहां रखा है कि नहीं? खाया है और रखा है। हाँ तो वैसा ही हो गया। दूसरी बात सर ये ऐसी है कि उनका जो जाधव है जी, स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन रहा, यशवंत जाधव सर, उसने खुले तौर पर उसके ऊपर जब किरीट सोमैया ने आरोप किया जी, तब वो शिंदे गुट में नहीं था। उसने बोला कि इसने 9,000 करोड़ खाए और उसके बिल्डिंग सील हो गए उस समय। कितने फ्लैट्स? 52 फ्लैट्स था। हाँ सील हो गए कि नहीं जी। हाँ, और उसकी यामिनी जाधव एमएलए है अभी, बराबर है जी। तो सर वो जो जाधव है हाँ, वो शिंदे गुट में आने से पहले 9,000 करोड़ का चोर था और उसके खिलाफ ईडी से लेके बीडी से लेके काड़ी से लेके सब हो रहा था, उसको उठाने की ही बात चल रही थी। और किरीट सोमैया भी जोर जोर से बोल रहा था। वो शिंदे गुट में आ गया। अभी उसकी जो सील फ्लैट है सब ओके, उसका जो 9,000 करोड़ का है उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं ना। सब क्यों नहीं बोलते? पाप धुल गए। तो कैसे धुल जाएंगे? ऐसे धुले जाते हैं? कैसे हो सकता है सर? हाँ कैसे हो सकता है? अगर ईडी कार्रवाई कोई कर रही है और उसने पूरा चार्जशीट बनाया हुआ है तो वो क्या कहते, फाड़ देंगे उसको? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो फिर ये अभी देखो जो 40 गए हैं शिंदे साहब के पास, उसमें से उनकी ही अकाउंट जो ईडी के पास है उससे 40 में से 18 लोगों के ऊपर एक से एक हजारों करोड़ों के आरोप है। इसकी ईडी ने तपाशी भी की है जी, और उसमें उनका चार्जशीट भी रेडी हो रहा है, पूरा फाइल बना हुआ है। उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इनके बारे में भी बोलो जी। हम सर एकदम इंडिपेंडेंट हैं। इनका भी पोल खोलो, उनका भी पोल खोलो, पब्लिक और उनका पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है सब। उनका पोल आप झाको मत। सर मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में भी बोलो। कोरोना काल में एक फैन का दाम कितना होता है सर? 2,000 रुपया है। सादा फैन का दाम 2,000 रुपया होता है। कोरोना काल में जो टेंट में फैन लगे हुए थे सर, वो एक फैन का भाड़ा एक दिन का 2,000 रुपया। खाना आना शनाप किया, सबने किया, इसने किया, उसने किया, इसने नहीं, हर एक ने किया। जहां जिसको हाथ मारने को मिला मारा। और एक जगह नहीं मारा, पूरे महाराष्ट्र में मार रहे थे। खाने का 350 को खाना था, कितना खिचड़ी था, जो उसका जो बिल था 350 रुपया था। लोगों को लग रहा पॉकेट में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि हमारे पैसे का ही जो है खिचड़ी खिला के और बिरयानी का पैसा वसूला जा रहा है। सर अभी मैं एक गोप्य स्फोट की अपनी परंपरा है, बिल्कुल, तो एक गोप्य स्फोट करता हूँ कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी ने जिन जिन लोगों की इंक्वायरी शुरू की थी उनमें से ये लोग पार्टी बदल के या तो बीजेपी में या शिंदे गुट में गए हैं, और इनकी जो इंक्वायरी है उसका आगे क्या हुआ और उसके बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और अभी जो नए से है उनके ऊपर वो एकदम इंडिपेंडेंटली बोला है कि नए जो है उनको भी पकड़ो, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो, उनके भी सील करो, और जो पहले किए हुए थे उनकी कार्रवाई क्या की, और कोर्ट को उसके बारे में एक आदेश देना चाहिए कि ये जितना इंक्वायरी हुआ है सबका फॉलोअप करके उनके ऊपर चार्जशीट दायर करके खटले चलाओ। बिल्कुल, ये सर सुप्रीम कोर्ट मान नहीं करेगी, आप लिख लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं है, ये बंद करके रखे हैं। सर जिस दिन वो निकाल आ जाएगा, वो जो ये सब डरे हुए लोग हैं जो अपना पाप बचाने के लिए इधर जाके बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक निकाल से रास्ते पे आ जाए, आएगा, आना भी चाहिए। अगले 2 महीने में सर ये निकाल आ रहा है। इनको मालूम नहीं है अभी तक वो याचिका कहाँ गई। मुझे भी किसी एडवोकेट ने बताया, बोला अनिल जी ये सबकी बैंड बजने वाली है। जो सोचते हैं ना कि अभी पार्टी बदली हो गए तो हम ईडी से बच गए, बोले ईडी की तरफ से आर्गुमेंट नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इनका बंद करके क्यों रखा है। 60 70 करोड़ कैश मिला है, उनका भी नहीं हो रहा है, और क्लीन चिट भी दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो वो दिए कि नहीं। तो सर अभी ऐसा है कि जिसने भी खाया है ना, हाँ, अगर चुनाव के पहले अगर लोगों के नाम आ जाते हैं, किसने कुछ पाया भी है जी। किरीट सोमैया के बारे में भी ऐसा है कि दोनों तरफ से लोग बोलते हैं। हाँ, वो क्या है, वो तुरंत डिफेमेशन केस भी करता है आजकल। वो आसान है सर, क्या है डिफेमेशन केस का मतलब क्या होता है मालूम है
कि मैं शुद्ध हूं ऐसा दिखाने का, क्योंकि केस 10-15 साल चलती है ना। आज तो मैं बोल दिया है मैं डिफेमेशन केस की, म्हणजे जैसा मैं निर्दोष हो गया, ये निर्दोष नहीं होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो निर्दोष है, मगर वो अभी हो गया है। तो सर ऐसा है कि ये जो छापे पड़ रहे हैं और पड़ेंगे जी, और लोग भी डरते हैं सर बहुत। तो ईडी को नहीं डरने वाले वगैरह बहुत थोड़े लोग रहते हैं, बाकी तो डरते ही है। उनको लगता है कि अरे इनको तो 100 का पता है, मेरे को तो लाख का पता है। उनके मन में चोर रहता है ना, उसको मालूम है कि अरे इनको तो 100 ही मिला, मेरे पास तो लाख है, गोडाउन के गोडाउन भरे हुए हैं। तो सर ऐसा है कि ये सरकार ऐसे ही करती है। मनमोहन सिंह के जमाने में आया है, उन्होंने 26 केस किए, उसमें से 16 अपोजिशन पे किए और 10 अपने ही फ्रेंड पार्टी पे किए, और नेताओं और बाद में वो सब निर्दोष छूट गए। कलिमोनी से लेके सब निर्दोष छूट गए। हाँ, तो फिर मनमोहन की भी क्या, ये वो सोनिया को उनको दहशत करनी थी करके ईडी का दुरुपयोग उसने भी किया, सब कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, बराबर बोला आपने। तो ये जो पढ़ रहे छापे पढ़ने दो, उससे कुछ नहीं होता है। तुम्हारे अजीत दादा के कोई रिलेटिव नहीं बचा कि जिसके ऊपर छापे नहीं पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं ना। चार्जशीट में तो उनका नाम भी नहीं है। हमेशा इनका निशाना सर मातोश्री की तरफ रहता है, तो अभी तक उधर क्यों नहीं पड़ते छापे? कैसे ना, उनकी एक पॉलिसी है, बड़े लोग आपस में एक दूसरे को संभाल लेते हैं जी। भाई मैं तेरे लोगों को ये करूंगा, परेशान करूंगा, मगर तेरे को नहीं करेगा। अजीत दादा को किया, शरद पवार साहब को क्या किया, सुप्रिया सुळे को कहाँ किया? नहीं किया कि नहीं? यहाँ भी नहीं। ऐसा ही है ना, उद्धव ठाकरे को थोड़ा उठाएंगे या ईडी का छापा डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि कल किसकी जरूरत पड़े कौन जाने। तो नेता लोगों को बचाना है। नेता लोगों को वो क्या बोलते हैं, देखो ये सब में तुम हो और हम तुमको बचा रहे हैं, ये याद रखो, वो ऑब्लिगेशन है हमारा तुम्हारे ऊपर। उद्धव के लोगों को पकड़े नहीं तो उद्धव को ऑब्लिगेशन कैसे लगेगा? तभी उद्धव को लगेगा कि हाँ मेरा भी लफड़ा इसमें, हर एक में अटका हूँ, मेरे को नहीं पकड़ा, मेरे को रेड नहीं किया, तो वो भी ऑब्लाइज होता है, थोड़ा दबक जाता है ना, उसका भी कठोर जो है वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। तो ये सर, और बड़े लोग साथ में रहते हैं, छोटे लोग या उनके हस्तक जो है वो हमेशा इसमें बड़ी दिए जाते हैं, मगर बड़ी भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सर। इनका ना हजारों करोड़ रुपया फॉरेन में है, इनका यहाँ आप 100 करोड़ भी लेते हैं ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जिन लोगों को छापे पड़े उनकी शान शौकत में क्या फर्क पड़ा, एक दिखाओ मुझे। तो वैसे के वैसे चल रहे हैं, मजे में है सर। आज 100 करोड़ गया, कल 200 करोड़ आ जाएगा, कल आएगा, वो तो आएगा, नहीं आया तो सर 1000 करोड़ तो ऑलरेडी रखे हैं ना इन्होंने, वो शेल कंपनीज में, इसमें उसमें उनका पैसा आता है। मेरे एक पॉलिटिकल फ्रेंड है, उनके ऊपर ये रेड हुआ, ये सील हुआ, वो सील हुआ, वो सील हुआ। सर उनके पास मैं खाना खाने गया था, वो बोले ये घर तो सील है। मैं बोला सील है? तो फिर हम तो अंदर खाना खा रहे हैं। बोले हाँ ना, बाहर लिखा है कि ये घर बेचने या कोई व्यवहार करने के लिए मनाही है, इस तरह से वो सील है। अच्छा, बाकी घर मेरे ही ताबे में। बोले गाड़ी के ऊपर छप्पा लगाया हुआ है, ये गाड़ी सील है। मैं गाड़ी तो मैं चलाता हूँ, उनकी रैंड रोवर थी, बोली गाड़ी सील है मतलब बेच नहीं सकता। ये भी इनका नाटक सर थोड़ा कम नहीं रहता है। और इतनी फाइलें उठा के लेके जाते हैं सर गोडाउन में रखते हैं। क्या करेंगे, इतनी फाइलें देखने वाला कोई आदमी है? ये तुम्हारा कल ही मैं ईडी का पढ़ रहा था एक यूट्यूब चैनल पे कि उनके इसमें कुछ 2000 लोगों की कमी है। अभी एक कोई 2-3 साल पहले मोदी जी ने एक आदमी को अपॉइंट किया ईडी का चीफ करके, तो उसने 2000 की जो कमी थी वो देख के मोदी जी को बोला कि सर डाके तो बहुत सारे, डाके नहीं छापे तो बहुत डाले हैं। डाके शब्द तो सही आ गया, तो लोग लगेंगे, बोले भर्ती करो। सर एक के पीछे 1600 लोग भर्ती किए 2 साल में जी। अभी उनके पास पूरा तो ताकत है, बाकी जो 400-500 है वो भी भर देंगे ईडी में। सर सालों से इनको जरूरत नहीं पड़ी थी, ईडी का स्टाफ 2000 कम था, अभी भर रहे और उनको लेते समय वो अंडरस्टैंडिंग होगा। पर ये सर कैसा है, अभी मोदी साहब फिर से चुनाव जीतने वाले, उसमें कोई शंका नहीं। मगर आप अगर गुजरात का इतिहास देखेंगे, जब मुख्यमंत्री थे मोदी साहब और केंद्र में मनमोहन की सरकार थी कांग्रेस, सर उनको फांसी देना ही बाकी रखा था।
अमित शाह तो जेल में गए भी थे जी। तो सर ये इनकी सत्ता आएगी, इनको छलावा करेंगे, इनकी आएगी, ये कराएंगे, इसलिए उनको सत्ता जाने देना अभी परवड़ेगा नहीं जी। मोदी साहब को, क्योंकि उनके जो चेले चपाटे देश भर में हैं सब जाएंगे, सब वो पीछे जाएंगे, फिर यही लोग बाहर आएंगे जो अभी अंदर है या तो इसमें छलावा कर रहे हैं। सर कल का गृह मंत्री अगर इसका आ गया महाआघाड़ी का सरकार तो अनिल देशमुख होगा कि नहीं? बिल्कुल। फिर आप बोले ठीक है होने दो। दिखाया तो लोकतंत्र के नाम पे जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं पूरी तरह से घुस गई है, इसको निकाल फेंकना किसी सर दुनिया भर में होता है। जापान के अब तक 5 पंतप्रधान भ्रष्टाचार के आरोप में रेसिग्नेशन देना पड़ा। जापान सबसे अग्रगण्य देश, और हम बोलते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है। सर अमेरिका का ट्रम्प क्या था? उन्होंने मीडिया खरीद के क्या क्या किया वो हम जानते हैं ना। तो अमेरिका में अब अगर ये सब होता है जी, और तो इंग्लैंड जिसको लोकशाही की ये बोलते हैं हम आद्य जननी, वहां भी वही तो चल रहा है। ये उधर से इधर जा रहे हैं, फिर ये सरकार गिर रही है, फिर दूसरा बन रहा है, तीसरा ये हो रहा है, राजीनामा देने की नौबत आ रही है। सर वहां तो सेक्स स्कैंडल में कितने फंसे हैं अपने यहाँ भी फंसे हैं, मगर उतना उसका ये होता है 2-3-4 लोगों का होता है, बाकी का नहीं होता है। सर ये कोई फर्क नहीं, अपने देश में इसका कोई इलाज ही नहीं। और ये छापे पड़ते रहेंगे उससे भी। सर ये बिंदास है, इनके ऊपर छापे पड़े हैं ना, वो 2 दिन मायूस रहते हैं क्योंकि बदनामी होते हैं। ये छापों की अगर न्यूज नहीं आएगी ना जी सर, वो पेड़े बांटेंगे, बोलेंगे एक बार साफ। मेरे एक दोस्त के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो गया, मैं चिंता में, वो चिंता में ही नहीं। बाद में मुझे मिला, मैं बोला यार तेरे ऊपर रेड हो गई, तू इतना खुश कैसे है? वो बोला साहब क्या है ना, बीच में हम गंगा में जाके नहाते हैं ना तो पिछले पाप धुल जाते हैं। ऐसे इनकम टैक्स की एक रेड हो गई ना तो मेरे पिछले 10-15 साल के जो पाप मैंने कलेक्ट किए थे वो धुल गए। अभी नए पाप करने के लिए मैं फ्री हो गया। और वो बोला अल्टीमेटली मैनेज करते हैं। वो मेरे पीछे लगे थे कि तुम 50 करोड़ डिक्लेयर करो। चलिए सर, भ्रष्टाचार की बात आई, 2 मिनट और बात कर लेते हैं। हाँ जी। आप इतना ईडी कार्रवाई, ईओडब्ल्यू कार्रवाई सब मान्य करता हूं मैं, लेकिन आप अगर एक साधारण आदमी हो, कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दीजिए, साधारण आपको कोई टेंडर लेना हो बीएमसी से या टीएमसी से, तो क्या आपको काम मिल सकता है? पैसा दे दो। तो वही तो 40%, 30%, 20%, वो कैसे रुकेगा? वो रुकेगा नहीं ना सर, कैसे रुकेगा? सर कैसा है ना, अगर 1 रुपए का चीज हम 10 रुपए में खरीद के उसको यूज कर रहे हैं, 9 रुपए तो करप्शन में गया ना सर, बांटने में खाली। सर करप्शन के बिना लोग काम ही नहीं करेंगे। एक बार मैंने अंतुले साहब को पूछा था कि करप्शन की बात बहुत होती है, तो वो बोले जो करप्ट है ना वो काम करता है, और जो दूध का धुला होता है वो काम ही नहीं करता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना। क्या प्रकल्प हुआ नहीं हुआ सर, पैसा खाने को मिलता है करके ही 99% प्रकल्प होते हैं। जैसे मतदाता, उनको अगर पैसा नहीं मिला तो ये वोटिंग का परसेंटेज 10-15% तक नीचे आ जाएगा। पैसा मिलता है उनको करके 60-80% वोट होता है। वैसे ही है, फिर ये तुमको जो गतिमान प्रतिमान दिखता है ना वो सब बंद हो जाएगा। क्या करेंगे करके, कुछ मिलने वाला है, चलने दो, मिलने वाला तो है नहीं। आज मिल रहा है करके काम कर रहे हैं ना सर, जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं सिर्फ पैसे हाइट से मिल रहे हैं करके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और नए प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो इनको इंटरेस्ट नहीं है। फिर ये तो सर घर में खुशहाल आराम करेंगे, दुनिया भर घूमते रहेंगे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। जब तक पैसा खा रहे तब तक काम होंगे, जिस दिन पैसा खाना बंद काम बंद। और ये सभी सरकारों का है। यस, एक ये सरकार वो सरकार नहीं, कोई कहेगा दूध धुलाए तो नहीं होता, कोई नहीं। सर मैं एक आखिरी बात बोल के खत्म करता हूँ। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना और मुंबई में ब्रिज बने, तो उनके जो चीफ थे वो मेरे मित्र थे जिन्होंने वो बनाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई गडकरी साहब की तारीफ करनी चाहिए थे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो सही खर्चा है वही दिखाओ और उतने ही टेंडर भरो, मुझे एक नाव पैसा नहीं चाहिए और तुम किसी को दोगे भी नहीं, ऐसा बोला। तो बोले हमने टेंडर भर दिया, ऑनेस्टली भर दिया। बोले इलेक्शन आए तो प्रमोद महाजन मेरे पास आ गए, बोले बाला साहब को 25 करोड़ चाहिए, मेरे को 25 करोड़ चाहिए, तुमको बीच के कॉन्ट्रैक्ट दिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो बोले हमने जब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भरा तो गडकरी साहब ने हमको बताया था कि एक पैसा भी ना देने का है ना खाने का है, इस हिसाब से हमने बनाया। अभी 50 करोड़ आपको देंगे तो हम बिल कैसे लाएंगे? नहीं लाएंगे कहाँ से, और झूठ मूठ का काम नहीं करो करके कलेक्टर ही बोले। वो बोले प्रमोद महाजन बोले गडकरी को मैं बोलता हूँ। फिर उन्होंने सामने से गडकरी को फोन लगाया, बोले ये क्या पट्टी पर आगे रखा है इनको।
पार्टी को पैसा नहीं चाहिए, आप काम ऐसे ही करेंगे क्या? तो गडकरी ने प्रमोद महाजन के सामने वो जो चीफ थे उनको बताया कि भाई तुम अभी इनको 25-25 करोड़ बाला साहब को और इनको दे दो, 50 करोड़ में अगले टेंडर में तुम 100 करोड़ ज्यादा लगा के वसूल करो। हो गई ना भ्रष्टाचार हुई। तो गडकरी क्या भ्रष्टाचार की बात करके उनके सामने हुआ ये उदाहरण, और ये बताने वाला कौन है? दोनों हैं। जो उद्योगपति ने टेंडर लिया उसने भी मुझे बताया कि गडकरी साहब की धुजिया कैसे उड़ारी, और खुद गडकरी साहब ने मुझे बोला अनिल ऐसा हो गया, अभी हम क्या कर सकते हैं। गडकरी साहब के सामने तो मजबूरी आ गई ना, मजबूरी आ गई, पैसा देना है। और ये सब बाकी ठीक है, मगर सर हजारों करोड़, सर ऐसा तो हो गया कि भुजबल पहली बार महापौर बने और सब दोस्त ना अपने और बाला साहब के साथ सामने कुछ करोड़ रुपए लेके गए। तो देखा बाला साहब ने ये क्या है, वो बोले महापौर को मांगो नहीं मांगो हर महीना इतना मिलता है कुछ करोड़, तो मैं सब लेके आया आपके सामने। तो बोले इतना करोड़ महापौर को मिलता है? बोले इतने महापौर हो गए मनोहर जोशी से लेके, मुझे कभी पता ही नहीं चलने दिया किसी ने कि महापौर को इतना मिलता है। वो बोला स्टैंडिंग कमेटी तो इसके ज्यादा मिलता है, बेस कमेटी को भी इससे ज्यादा मिलता है। वो बोला बेस कमेटी का कल ही मुझे पता चला, नारायण राणे आए थे, वो बेस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा मेरे सामने रखा, बोला टायर बेचने से कुछ करोड़ मिले मेरे। उसमें भी काफला होता है कि 100 टायर भंगार में ही होता है ना, 100 टायर के बजाय 1000 का टायर दिखाते हो पैसा मिलता है। और नारायण राणे एक अच्छे ये थे कि जो मिला उन्होंने सामने जाके रखा और बोले आज तुम आ रहे हो तो महापालिका में खाते कितने हैं और हमको कितने देते हैं। तो भुजबल साहब ने उनको बोला, नारायण साहब ने खुदा बोल दिया था, वो बोले कि सर आपको तो 5-10 टका नहीं देते, बाकी तो ये खा जाते। तब से बाला साहब जागरूक हो गए, फिर वो चौकसी करने लगे कि इसमें कितना ये है वो है, वो जो है उद्धव ने वो परंपरा कायम रखी। क्या बोले बाला साहब की हालत ये है। वो तो नारायण राणे साहब जब मुख्यमंत्री बने तो मनोहर जोशी ने मुझे बताया था कि मेरा मुख्यमंत्री पद क्यों छीन लिया अनिल। बोला क्यों? बोले नारायण राणे ने उनको बताया बाला साहब को कि वो जितना महीने में देते हैं मैं दिन में देता। क्या सर, मैं सुनता हूँ ये सब कुछ, इसलिए आम आदमी की दया आती है मुझे, उसमें इसमें से कुछ मालूम ही नहीं है। ये ईडी वीडी छोड़ो, इससे कुछ होना नहीं। सबसे अच्छा ये वीडी है ईडी करके सबसे अच्छा नेता बन जाओ और पैसे कमाओ, बाद में देखा जाए क्या होगा। कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है। तो हमारा चर्चा ये थी कि जो ईडी की रेड पड़ रही है इस समय, बीएमसी के जितने भी एडिशनल कमिश्नर लेके जितने इंजीनियर है सबके पास पड़ रही है और ये लंबा चलने वाली है। सर ये कमिश्नर की बात देखो, अभी जायसवाल साहब जो है जी 5 साल थाना में थे, 5 साल थाना में थे, वो तो रिकॉर्ड किया उन्होंने। पर उनका बैठने का आसन किधर है? बैठने का आसन इधर है, किसके? फडणवीस के नहीं, एकनाथ शिंदे जी के। फिर 5 साल फडणवीस के लिए रखा क्या इधर? एकनाथ शिंदे के हृदय में आसन पर जो अधिकारी विराजमान है उनमें से जायसवाल है, अभी उनके ऊपर रेड गिरी। सर उल्टा ऐसा होगा कि जायसवाल साहब इनकी पोल खोलने के लिए उनको पुरावे दे देंगे। हो सकता है इसीलिए रेड गिरी। ऐसे ही सर, इसलिए वो इनकी पोल खोले और बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर ही रेड हो गई। तो उन्होंने कागज उठा लिए, हम क्या कर सकते? क्या कर सकते हैं सर? ये सब ड्रामा है और ये ड्रामा में पात्र यहाँ से वहाँ हो जाएंगे। ड्रामा भी होना चाहिए, लोगों के सामने मालूम होना चाहिए कौन कितने। लोगों को मजा आता है, मजा आता है। मेरे को आज सुबह ही बोला, अरे याच्यावर धार पडली बघितली का? मग काय झालं? सगळे उघडणार, सगळं उघडणार. म्हटलं काय उघडायचं आणि काय नाही हे ते ठरवणार. काय मूर्खासारखं बोलतोस म्हटलं. हे ईडीच्या धाडीने जर जात असते आतापर्यंत किती आतमध्ये जायला पाहिजे होते, गेले का? कोर्ट में जाएगा, ये होगा 10 साल 15 साल जाएंगे, तब तक इनमें से आधे तो मर चुके होंगे, उसमें फांसी थोड़ी होगी। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ईडी है ना एक क्या बोलते हैं फटाके फोड़ते हैं ना, उस प्रकार का है। दिगे साहब ने नंदलाल समिति के ये किया था, बोलो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही पार्टी के, बोले 40% आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। दिगे साहब नहीं है। हाँ नहीं, 25 साल वो हो गए और उसके पहले 10 साल, 35 साल में 45% का आरोप दिगे साहब ने अपनी महापालिका पे ऊपर करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कितने आरोपी एक्सपायर भी हो गए, कितने नगर सेवक, और दिगे साहब खुद चले गए, लेकिन उसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ। फाइल ऐसी जैसे तक पड़ी हुई। अभी आज किसी और एक ने आरोप किया कि 45% का ये होता है वगैरह वगैरह। कुछ होगा नहीं सर इसमें,
ये लोग भाबड़े रहते हैं सर। जी जी। उनको लगता है ईडी का, अरे हाँ अभी पकड़े गए कि नहीं। उनके मन में इतना ही आता है कि इसके पहले जो पकड़े गए तो इधर आए तो पाप के धुले हो गए, वो उनका पाप निकल गया। सर वहां रह के भी पाप निकल सकता है। इसका सबसे बड़ा पुरावा अनिल परब है जी। अनिल परब ने कितना मैनेज किया है, पकड़ा गया उसको नहीं। फिर अरे अनिल परब जैसा आदमी, मुझे कब से मेरे मित्र बोल रहे थे कि ये कल जाएगा, परसों जाएगा, तरसों जाएगा, क्या गया अंदर, और जाएगा भी नहीं। जाएगा भी नहीं, लग तो नहीं रहा है। अरे नहीं जाएगा, उसने मैनेज कर लिया है सब ऊपर से। और अनिल परब नहीं, बहुत सारे लोगों ने मैनेज किया है, और इनको तो मैनेज करके देते ही है बड़े लोगों को। चलो छोड़ो। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा कैसा लगा हमें जो है व्हाट्सएप कॉल पे जरूर लिखे, और बने रहे हमारे साथ। अगली वीडियो देश भर की राजनीतिक खबरों के विश्लेषण के लिए आपका मोबाइल नंबर फिर से बताइए। शुरू में बताना जरूरी है, बताइए। 9820986861 ये हमारा इजी नंबर है, और इस पे जो है आप अपने कमेंट जो है जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमने बंद कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा मराठी चैनल सर, मैं अभी इनको ही बता देता हूँ कि अभी आज शायद छोटा सा 1-2-3 मिनट का आएगा, मगर मैं इनका चैनल हिंदी कर रहा हूँ। जब तक हॉस्पिटल में एकदम बेड पे नहीं होगा तब तक करूँगा। शायद कल परसों जाऊँगा अभी मैं हॉस्पिटल में। और मराठी अभी 8 दिन मेरे ख्याल से बंद रहेगा। आज एक छोटा सा मेरे बीमारी के ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, और बाद में शुरू होगा तब मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सब चालू हो जाएंगे और अच्छी तरह से होंगे। मगर मेरे को लगता है सर 8-10 दिन मुझे आराम करना पड़ेगा, मगर फिर भी सर मैं बेड से ऊपर से आपसे बात करूँगा। आप मेरे बेड पे आएंगे या हॉस्पिटल में आएंगे, हॉस्पिटल की बेड से मैं आप पे करके एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।